हो गया। इसलिए कहा गया कि प्लेटो का दर्शन मोटे तौर पर उन सब मान्यताओं को लेकर चलता है जो मान्यताएं सुकरात ने मानी थी। इसलिए प्लेटो और सुकरात का दर्शन बहुत नजदीक है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सुकरात मरने के बाद भी प्लेटो के दर्शन में दिखता है। और दूसरा इसलिए कहते हैं कि प्लेटो ने अपने हर डायलॉग में, हर पुस्तक में अपनी बात किसके नाम से लिखी? सुकरात के नाम से लिखी। इसलिए प्लेटो को पढ़ते हुए लगातार सुकरात ही सामने आता है, न कि प्लेटो खुद सामने आता है। इसलिए अंतिम विकासवादी विचारधारा से निम्नलिखित का संबंध डालें। नंबर 1, एडवर्ड बर्नस्टीन, विकासात्मक समाजवाद। इनका जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, इसका संबंध उस इवोल्यूशनिज्म से नहीं है। इसका संबंध केवल इस बात से है कि समाजवाद रिवोल्यूशन से नहीं आएगा, इवोल्यूशन से आएगा। रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति, हिंसक क्रांति, एक झटके में समाजवाद आएगा। और यहां इवोल्यूशन का मतलब है धीरे धीरे आएगा, सामान्य गति से आएगा। और दूसरा है अरविंदो के दर्शन का आधार भी विकासवाद पर आधारित है। अरविंदो का तो ही दर्शन विकासवाद। अरविंदो ने जो तीसरा हिस्सा लिया ना, अगर आपने अरविंदो को पढ़ा, हमने जो बताया था कि 8 हिस्से हैं सृष्टि के विकास के, पढ़ा ना कि पहले ईश्वर खुद को नीचे ले आता है, उसको बोलते हैं अवरोहण या इनवोल्यूशन कहते हैं। अरविंदो ने बड़ी रोचक बात की। अरविंदो ने कहा कि शुरू में केवल ईश्वर था, तो जड़ जगत बना कैसे? सवाल ये भी तो है। तो कहते हैं कि इवोल्यूशन यानी कि आरोहण से पहले इनवोल्यूशन यानी कि अवरोहण होता है। अवरोहण का मतलब है ईश्वर का खुद को अज्ञान के क्षेत्र में प्रस्तुत करना, प्रविष्ट करना। प्लंज ऑफ गॉड इनटू द इग्नोरेंस, इनटू द डार्कनेस, ये वाक्य उसने बोला। तो पहले ईश्वर खुद को नीचे के स्तर पर ले आता है और फिर नीचे का स्तर इवोल्यूशन करते करते वापस ईश्वर बनने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसमें सबसे नीचे क्या था? जड़ था, फिर प्राण, फिर मन यानी कि जो मनस है, जो मेरे मनुष्य का बेसिक मन है। उसके बाद आया जिसको बोलते हैं माइंड। माइंड का मतलब बुद्धि या मनस जो कहना चाहिए। फिर उसके बाद सुपर माइंड, या जिसको सुपर माइंड का हिंदी में क्या था शब्द? अति मानस ना, अति मानस आएगा। तो यहाँ जो इवोल्यूशन है, ये डार्विन के इवोल्यूशनिज्म से थोड़ा प्रभावित भी है, अलग भी है। क्योंकि डार्विन का इवोल्यूशनिज्म, मैंने एक वाक्य बोला था उस समय, वो यांत्रिक है, मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि जो सिस्टम अपने आप चल रहा है, जो किसी ने डिजाइन नहीं किया हुआ है। तो डार्विन का इवोल्यूशनिज्म मैकेनिकल है, यांत्रिक है, जबकि अरविंदो का जो इवोल्यूशन है वो टेलियोलॉजिकल है, यानी कि प्रयोजनवादी है। प्रयोजनवाद का विपरीत शब्द इस मामले में होता है मैकेनिकल। अगर आप मानते हैं कि दुनिया अपने आप बन गई है, दुनिया अपने आप चल रही है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म, कि दुनिया एक मशीन है, स्वचालित मशीन है, स्वनिर्मित मशीन है, अपने आप बन गई, अपने आप चलती है, इसमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया एक सिस्टम है, किंतु सिस्टम बनाने वाला कोई है और सिस्टम ठीक से चले ये देखने के लिए भी वो काम करता है, ईश्वर, तो आप कहेंगे कि आप मानते प्रयोजनवाद को, टेलियोलॉजिज्म को। और इसका मतलब यदि दुनिया में विकास हो भी रहा है अरविंदो के हिसाब से, तो वो विकास ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा निर्मित प्रक्रिया है और ईश्वर द्वारा कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है। तो डार्विन मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। डार्विन के हिसाब से वो सब कुछ यांत्रिक रूप में चल रहा है। ये प्रश्न किसका था? बर्नस्टीन। बड़ा अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप इतना कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जहां जहां इवोल्यूशन शब्द आए उन्होंने सारी तुलनाएं पूछ ली, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? ठीक है। कल हमने जो टॉपिक था लास्ट में खत्म हो गया था, कौन सा था? हर्बर्ट स्पेंसर, है ना, इवोल्यूशनिज्म। और उसमें स्पेंसर का जो विचार था वो पढ़ लिया था, उतना काफी था। अब जो टेलियोलॉजी है उसमें एक ही विचार बचा, उसका नाम है पूर्णतावाद या आत्मपूर्णतावाद, यानी कि परफेक्शनिज्म। पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म, ठीक है। देखिए, पूर्णतावाद एक तरह से रिसरेक्शन या पुनरुत्थान है एक पुराने विचार का, जो विचार बहुत पहले आ चुका था। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय ले लें कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। ये विचार जिस वजह से डेवलप हुआ वो है डार्विन के इवोल्यूशनिज्म का विरोध। डार्विन का कहें या बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म कहें, क्योंकि डार्विन के साथ कुछ और भी लोग विचार दे रहे थे। डार्विन तो उनमें से एक था। डार्विन अकेला बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिस्ट नहीं था, उन सब में से एक था। और डार्विन ने यह कह दिया था कि जो इवोल्यूशन के नियम है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के नियम है, वो नियम इतने महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया के हर विषय में, हर क्षेत्र में लागू होते हैं। यहाँ तक कि इथिक्स की दुनिया में भी इवोल्यूशन के नियम लागू होते हैं। इस बात से कुछ लोगों को दिक्कत थी, तो जिन्होंने कहा कि डार्विन का इवोल्यूशनिज्म यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म गलत है। क्यों गलत है? नैतिकता की दुनिया में गलत है, वैसे बेशक ठीक हो। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म नैतिकता की दुनिया में ठीक नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह का सिद्धांत देना शुरू किया, इनको हम बोलते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट हैं। और यदि कोई आपसे पूछे कि परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है, तो परफेक्शनिज्म या मतलब मैं इसके बाद बताऊं, पहले देख लीजिए कौन कौन लोग हैं इसमें, समर्थक इसके कौन कौन हैं, फिर इसके मतलब पे आते हैं। बहुत गहराई में देखेंगे तो इसका समर्थन प्राचीन काल में कुछ लोगों ने किया था, और प्राचीन काल का वह विचार एग्जैक्टली या कम से कम 90%, 95% वही है जो आधुनिक काल में यह विचार बना। प्राचीन काल में 3 लोगों में मुख्य रूप से, एक सोक्रेटिस, दूसरा प्लेटो और तीसरा एरिस्टोटल। इन तीनों का जो विचार दिखता है हमें प्राचीन काल में, वो लगभग वही है। अगर आपको ध्यान हो, अरस्तु के संदर्भ में एक शब्द आया था बार बार, जो प्लेटो के संदर्भ में भी आ गया था, यूडेमोनिज्म। सुना हुआ लग रहा है आप लोगों को ऐसा शब्द कोई? जिसको अरस्तु के संदर्भ में विशेष रूप से, प्लेटो के संदर्भ में सामान्यतः यूडेमोनिज्म कहा गया था। उस यूडेमोनिज्म का हिंदी अनुवाद था आत्म प्रसादवाद।
और मैंने उस समय भी आपसे ये बात कही थी कि आत्मप्रसादवाद लगभग वही सिद्धांत है जिसको परफेक्शनिज्म भी कह सकते हैं, और आधुनिक काल में परफेक्शनिज्म बनकर ये फिर से उभरने वाला है। तो आज वो कंटेक्स्ट है जहां ये सिद्धांत फिर से आने वाला है। ठीक, आधुनिक काल में जब इवोल्यूशनिज्म आया डार्विन का, तो उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तो आधुनिक काल में इसके समर्थक कौन कौन है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हीगेल। हीगेल एक प्रत्ययवादी विचारक है। अभी समझेंगे प्रत्ययवाद क्या होता है। हीगेल के बारे में बेसिक हमने पढ़ा हुआ पहले भी, आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हीगेल के साथ एक विचारक प्रसिद्ध हुआ इस सिद्धांत में जिसका नाम है ब्रेडले। क्या ले? ब्रेडले, ब्रेडले ऐसे, ठीक है। और तीसरा है टी एच ग्रीन, ग्रीन यानी कि हरा, तो टी एच ग्रीन के नाम से जानते हैं, टी एच ग्रीन। तो जब भी कोई पूछे परफेक्शनिज्म में कौन लोग हैं, ये तीन सबसे प्रसिद्ध हैं। इन तीन के अलावा जो थोड़े से कम प्रसिद्ध लोग हैं उनमें एक व्यक्ति है फिक्टे। इनका नाम कभी सुनने को मिला आपको फिक्टे का? फिक्टे बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है जिसका कांट पर खूब असर है। फिक्टे के समानांतर एक और दार्शनिक था शेलिंग। फिक्टे, शेलिंग और बोसांके, ये तीन दार्शनिक हमेशा आपको साथ साथ पाए जाएंगे दर्शन की दुनिया में। ये तीनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं और लगभग ये 6 के 6 एक साथ पाए जाते हैं। इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण पहले तीन हैं, जिनमें से एक का नाम हीगल, एक का नाम ग्रीन और एक का नाम ब्रेडले। ठीक है, ये मैं नाम आपको ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि कहीं में से कोई नाम सामने आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि इसकी विचारधारा क्या है, फिर उस विचारधारा को ध्यान में रख के उसके बारे में लिख सके। सिर्फ इसलिए, वरना इसके बारे में से प्रश्न नहीं आएगा। कई बार क्या होता है ना, कथन लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या करो, और कथन के बाद लिखा हो फिक्टे, तो आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का कहने का पर्सपेक्टिव क्या होगा। उस पर्सपेक्टिव से व्याख्या करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चलिए। अब इन लोगों ने क्या विचार दिया, इसको हम सीधा इसका नैतिक पक्ष लेके समझना शुरू करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। पूर्णतावाद का जो विचार पक्ष है वो विचार पक्ष क्या है, और ये विचार पक्ष तीनों में सामान्य रूप से एक ही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म का विरोध करते हैं। सबसे पहली बात है कि इनको जैव विकासवाद या जैविकीय विकासवाद, बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म पसंद नहीं है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म किसने दिया था आपको पता ही है, डार्विन ने दिया था। और इनको ये क्यों पसंद नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करें। अगर आप इवोल्यूशनिज्म की दुनिया में जाएंगे तो आपको यह मानना पड़ेगा कि पशुओं में और मनुष्यों में केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म की दिक्कत जो इनको लगती है वो ये है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म मानता है कि मानव और पशु में जो अंतर है वो केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। इस बात को यूं समझें कि पहले के बहुत सारे लोग ऐसा मानते रहे कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है जबकि पशु विवेकशील नहीं होते हैं। यानी कि मनुष्य में एक ऐसी चीज है जो पशुओं में नहीं है। और मैंने कल आपसे कहा था कि यदि इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट अलग है तो गुणात्मक अंतर है, और यदि सेम इंग्रेडिएंट की मात्रा अलग अलग है तो अंतर कौन सा है, मात्रात्मक अंतर है। तो एक लंबे समय तक जैसे अरस्तु ने ऐसा माना, डेकार्ट ने ऐसा माना, बहुत लोगों ने माना, सार्थक ने ऐसा माना कि मनुष्य में चिंतनशीलता, विवेकशीलता का गुण है जबकि पशुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। तो एक भरोसा था कि हम पशु पक्षियों से ऊंचे हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हम सबसे महान हैं। डार्विन ने क्या साबित कर दिया? डार्विन ने साबित किया कि हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़े हुए लोग हैं। और इसमें यह भी स्पष्ट हुआ कि विवेकशीलता मनुष्यों में एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी मात्रा ज्यादा है, लेकिन कम मात्रा में चिंतनशीलता, विवेकशीलता बाकी स्पीशीज में ही पाई जाती है। और इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य बाकी पशु पक्षियों, बाकी स्पीशीज से केवल क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है, मात्रात्मक रूप से भिन्न है, गुणात्मक रूप से भिन्नता उसमें नहीं है। और ये कहते ही उसने क्या किया कि मनुष्य का जो महत्व था, मनुष्य की जो गरिमा थी, जो सदियों से मानी जा रही थी, उस गरिमा को नीचे कर दिया। इनका मानना यह है कि मनुष्य और पशु की तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पशुओं से गुणात्मक रूप से बेहतर प्राणी है, उनसे उच्च प्राणी है। इसलिए पशु समाज के नियम या पशु जैविकी के नियम मनुष्य पे अप्लाई करना अपने आप में ठीक नहीं होगा। तो इनके विचार पक्ष की पहली बात यह है, और इसीलिए ये डार्विन के बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म के खिलाफ अपना सिद्धांत लेके आए हैं। फिर दूसरी बात, अगर इनसे पूछे कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि, और आत्मसिद्धि के लिए अंग्रेजी में शब्द चलता है सेल्फ रियलाइजेशन। जीवन का उद्देश्य आत्मसिद्धि या सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मसिद्धि क्या है? आत्मसिद्धि का मतलब है कि अपनी सारी क्षमताओं का अधिकतम विकास करना। तो व्यक्ति के भीतर जो कुछ भी छिपा है, अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास करना, यह है आत्मसिद्धि। और इस आत्मसिद्धि से मिलता क्या है अंततः? ये कहते हैं कि आत्मसिद्धि से जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं आनंद। और ये आनंद जो है, ये आनंद वही है जिसको अरस्तु जैसे लोगों ने कहा था यूडेमोनिया। ये वही आनंद है, ये सुख नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है, ये आनंद है। और आनंद कैसी चीज है? बहुत क्षणिक होता है कि स्थायी किस्म का होता है? स्थायी है, स्थिर है, धीमा है, मन को शांत करने वाली चीज है। ऐसा आनंद मिलता है कैसे? आत्मसिद्धि से मिलता है। इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है आत्मसिद्धि करना। अंतिम पक्ष यह है विचार पक्ष में कि आत्मसिद्धि कैसे होगी, आत्मसिद्धि का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो इन लोगों ने कहा कि आत्मसिद्धि का जो कंसेप्ट ये लेके चल रहे हैं, ठीक वही कंसेप्ट जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु लेके चल रहे थे वैसा ही है। आत्मसिद्धि के लिए जरूरी है संतुलन या समन्वय।
ये बात आपको ध्यान होगा, ये प्लेटो ने भी कहा था और अरस्तु ने भी कहा था। बैलेंस। आत्मसिद्धि करने के लिए दो चीजों में, बल्कि दो चीजों के दो सेट्स में संतुलन स्थापित करना होता है। तो ये संतुलन किसके बीच स्थापित करना है? तो इन्होंने दो पक्ष बता दिए हैं। पहला, आपको ध्यान होगा, कुछ लोग केवल और केवल वैराग्य के रास्ते पर जाते हैं, कुछ लोग केवल और केवल भोग के रास्ते पर जाते हैं। वैराग्यवादियों को एसेटिस्ट या एसेटिज्म कहते हैं या रिगरिज्म कहते हैं, और जो भोगवादी उनको हिडोनिस्ट कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये दोनों में से किसी एक पक्ष में चले जाना गलत है। कुछ लोग केवल बुद्धि के सुनते हैं, कुछ लोग केवल भावनाओं के सुनते हैं। इन दोनों में से किसी एक पर चले जाना बुरी बात है। तो सबसे पहला समन्वय चाहिए बुद्धि और भावना या वासना में। हमारा जो मन भावनाओं और वासनाओं वाला मन है, एक वो मन है, एक मन है बुद्धि वाला मन। इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए, किंतु बैलेंस बराबर नहीं चाहिए, 50-50 का नहीं। बैलेंस ऐसा चाहिए कि बुद्धि के अधीन भावना और वासना रहे। अगर बुद्धि कंट्रोल करेगी भावनाओं को और वासनाओं को, प्लेटो याद कीजिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था कि व्यक्ति के अंदर जो विभिन्न क्षमताएं हैं उसमें एक विवेकशीलता है, एक संयम है, एक साहस है। यदि विवेकशीलता यानी कि बुद्धि साहस और संयम को कंट्रोल करेगी तो न्याय पैदा होगा। विवेकशील व्यक्ति राजा बने, साहसशील व्यक्ति सैनिक बने, संयमशील व्यक्ति उत्पादक बने, और राजा इन दोनों को कंट्रोल करे तो राज्य में न्याय होगा। ठीक वही बात है। तो बुद्धि के कंट्रोल में रहे भावना और वासना। एक तरफा वैराग्यवाद भी बुरा है, एक तरफा भोगवाद भी बुरा है। तो संकेत में कर लीजिए कि भोगवाद बुरी चीज है, ग्रेटिफिकेशन बुरी चीज है, और जो वैराग्यवाद है वो भी बुरा है। इन दोनों से बचते हुए एक बैलेंस स्थापित करना है, किंतु उस बैलेंस में बुद्धि की भूमिका ज्यादा हो, वासनाओं और भावनाओं की ताकत या भूमिका कम हो। एक तो ये बैलेंस है। दूसरा है कि समाज और व्यक्ति में भी बैलेंस होना चाहिए। ना व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देना है, ना समाज को खत्म कर देना है। तो ये स्वार्थवाद के भी विरोधी है, ये शुद्ध परमार्थवाद के भी विरोधी है। तो इन्हें ना तो स्वार्थवाद चाहिए, तो स्वार्थवाद का स्पष्ट खंडन किया है। पर परमार्थवाद का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से भूल जाना, ये उसको भी स्वीकार नहीं करते। ये मानते हैं कि समाज और व्यक्ति में बैलेंस होना चाहिए। पर यहां भी बैलेंस का मतलब 50-50 नहीं है। बैलेंस का मतलब है समाज का महत्व ज्यादा रहे, व्यक्ति का महत्व कम रहे, और इस तरह का बैलेंस अगर स्थापित होगा तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति और समाज के संतुलन की स्थिति है, जिससे अंततः आनंद या यूडेमोनिया की प्राप्ति होने वाली है। इस बैलेंस को स्थापित करने के लिए इन सब लोगों ने व्यक्ति और समाज के बीच में आंगिक एकता का सिद्धांत माना है। सावयवी एकता या आंगिक एकता यानी कि ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत माना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको सिद्धांत ध्यान है कि राज्य या समाज एक ऑर्गेनिज्म है और व्यक्ति उसका एक अंग है। सब अंगों के काम भिन्न भिन्न हैं, सब अंग अपना अपना काम करेंगे तो सिस्टम ठीक से काम करेगा, और सिस्टम ठीक से काम करेगा तो सभी अंगों का पोषण ठीक से होगा। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए और समाज कुल मिलाकर सिस्टम के रूप में काम करेगा। ये सिस्टम है। इस पूरे विचार को बोलते हैं परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद। कोई संदेह किसी प्रकार का यहां तक? ठीक है। अब देखते हैं कि हेगेल ने इस बारे में कौन सी विशेष बातें कही। हेगेल पे आ जाइए। हेगेल का संबंध लगभग 19वीं सेंचुरी जर्मनी से है। पैदा हुआ था 18वीं सेंचुरी में, लेकिन वो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ज्यादा एक्टिव रहा चिंतन की दुनिया में। तो सबसे पहले हेगेल का सामान्य परिचय देख लें, कौन है, कहां से आया है। तो 18th और 19th सेंचुरी का विचारक कौन से देश का? जर्मनी का विचारक। और यदि आपको इसकी विचारधारा जाननी हो, इसकी विचारधारा को बोलते हैं प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म शब्द तो कई बार आपके सामने आया ही है। और आइडियलिज्म के साथ अगर एथिक्स की दुनिया में देखें तो इसकी विचारधारा को क्या बोलते हैं? वहां बोलते हैं परफेक्शनिज्म यानी कि पूर्णतावाद। तो आप कह सकते हैं कि मेटाफिजिक्स में आइडियलिज्म है और एथिक्स की दुनिया में इसका जो विचार है उसको बोलते हैं पूर्णतावाद यानी कि परफेक्शनिज्म। अगर हम बुद्धिवाद, अनुभववाद उस रास्ते पर देखें तो ये बुद्धिवादी व्यक्ति था, रैशनलिज्म। अब और स्पष्ट हो गया आपको। 3 शब्द ध्यान है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, खेलते हैं। ये 3 जो शब्द हैं, ये तीनों इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हैं कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। इनमें से एक दृष्टि से हेगेल इनमें से कुछ है, दूसरी दृष्टि से भी कुछ है, तीसरी से भी कुछ है। तो मैं अब एक करके शब्द बोलूंगा, आप बताना कौन सी दृष्टि से क्या है वो। ठीक है। तो सबसे पहले बताएं कि ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से क्या है। आप खाली वादी वादी बोल रहे हो, वादी से नहीं चलेगा। लास्ट वाला, सेकंड वाला। चलिए तो ठीक है, ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से वो बुद्धिवादी है, रैशनलिस्ट है। और यदि कोई आपसे पूछे तत्व मीमांसा की दृष्टि से, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, तो तत्व मीमांसा की दृष्टि से ये है और नीति मीमांसा की दृष्टि से ये है। जबरदस्त, आज आपने साबित कर दिया। सबको शुभकामनाएं मिलेंगी, आप चिंता ना करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और चिंता ना करें। और भौतिक वस्तु में क्या रखा है, आप चेतन शुभकामनाएं लीजिए, भौतिक वस्तु में क्या रखा है। ठीक है। चलिए अब हेगेल का जो मूल विचार है वहां से शुरू करते हैं, यानी कि उसके मेटाफिजिकल थॉट से शुरू करेंगे और वहीं से निकलेगा उसका एथिक्स का विचार।
हेगेल का जो मूल दर्शन है, उस मूल दर्शन का नाम है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। अपने बताओ इसका हिंदी अनुवाद क्या होना चाहिए? निरपेक्ष प्रत्ययवाद। बहुत बढ़िया, गजब। देखो, दर्शन पढ़ने के बाद और कुछ होना हो, किसी बाबा के झांसे में नहीं आता आदमी। और ये अपने आप में छोटी बात नहीं है कि अब आप किसी के झांसे में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको सारे प्रश्न पता लग गए, कौन से प्रश्न से किसको फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं। निरपेक्ष प्रत्ययवाद। तो अब आपको ये भी पता है कि आइडियलिज्म का मतलब क्या हुआ, कि अंतिम सत्ता किसी भौतिक की है, चेतन की है? जोर से बोलो। अंतिम सत्ता चेतन की है। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अच्छा, दुनिया में कितनी एब्सोल्यूट चीजें हो सकती हैं? यहां अस्तित्व की बात चल रही है। अस्तित्व, किसका अस्तित्व है? और यदि मैं कहूं कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो एब्सोल्यूट है, तो ऐसे कितने एब्सोल्यूट्स हो सकते हैं दुनिया में? कुछ अंदाजा गुप्ता जी आप बताएं, कितने एब्सोल्यूट्स एक समय में हो सकते हैं दुनिया में? देखिए, सीसेट का सवाल है तो कहना मुश्किल है इसीलिए तो पूछा है। अगर आसान होता तो मैं तो पूछता। मैं कहां पूछ रहा हूं कि ए और बी के बाद क्या आता है? मुश्किल है इसीलिए तो पूछ रहा हूं भाई, आसान क्यों पूछेंगे आपसे? कोई और ट्राई करे कि अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो कितने एब्सोल्यूट्स एक समय में एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये कह रहे हैं एक, कोई कह रहा है शून्य। शून्य वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। जो कहते कहना मुश्किल वो भी कह रहे हैं शून्य। बहुत बढ़िया, सीधे शून्यवाद पे आ गए, बढ़िया है। और कितने लोग मानते हैं एक? ऐसा मानने वालों की संख्या 5 के आसपास है। महिलाएं चुप हैं। आप लोग बताएं कि कितने कितने एब्सोल्यूट हो सकते हैं, बताइए। नहीं, कोई जवाब नहीं इसका। 2। ठीक है, ये कह रही है 2। 2 वाले कितने कि 2 हो सकते हैं? देखो, 2 कहने में एक ही बस। कोई बात नहीं, 1 लाख चलो रे, टैगोर कह गए दुनिया मेरा साथ है कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने साथ हूं ना, इतना काफी है। देखो, एब्सोल्यूट जब भी होगा वो एक ही हो सकता है। इसका कंटेक्स्ट क्या है? निरपेक्ष का मतलब है जिसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, जो किसी दूसरे से प्रभावित है ही नहीं, जिस पर किसी का कोई प्रभाव ना हो, वो है निरपेक्ष। हम सब तो पैदा ही अपने माँ बाप से हुए, तो हम तो सापेक्ष हैं ही। जितनी वस्तुएं हम देख रहे हैं वो सारी वस्तुएं किसी ना किसी ने बनाई है, तो हम सब तो सापेक्ष हैं ही। हम तो निरपेक्ष हो नहीं सकते हैं। निरपेक्ष वो हो सकता है जो स्वयंभू हो। स्वयंभू का मतलब आतंकवादी नहीं होता है। स्वयंभू मतलब स्वयं से होने वाला, भू मतलब होना। स्वयंभू मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंट, जो खुद पैदा हो। कौजा सुई, जो अपने आप से पैदा हुआ, उसको बोलते हैं सेल्फ एग्जिस्टेंट या स्वयंभू। एक तो ये होता है। दूसरा, यूं सोचिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि ये समस्त समष्टि है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ये संसार अंतिम इतना ही है मान लीजिए। अगर आप इसको एक ही मान लेते हैं तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट है, किसी से प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है हर चीज से। अगर आपने ये भी कह दिया कि इसमें एक इतना सा हिस्सा अलग है और बाकी सारा एक ही है, तब भी ये जो इतना बड़ा है पहलवान, ये भी सापेक्ष हो गया। तो अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? सापेक्ष का आकार कितना आप कहेंगे? छुटकू छोड़ के बाकी सारा सापेक्ष है। उसकी परिभाषा में छुटकू समा गया है कि छुटकू का हिस्सा छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब परम तत्व है। और इसका मतलब जैसे ही दूसरे का अस्तित्व हुआ, कितना ही छोटा हो, अगर दूसरा इससे इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसका मतलब है कि इसकी परिभाषा इसके कंटेक्स्ट में होगी और ये सापेक्ष हो जाएगा। इसलिए दर्शन की दुनिया में एक सामान्य नियम ये है कि यदि कोई निरपेक्ष है तो वो केवल और केवल एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। शंकराचार्य तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने माना कि परम तत्व एक है, पर बोले एक कहूंगा नहीं, क्योंकि एक की संख्या अपने आप में संख्याओं के सापेक्ष है। अगर मैंने कहा कि परम तत्व एक है तो ये कहते ही सापेक्ष हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा? एकवाद नहीं, अद्वैतवाद। दो नहीं है। परम तत्व क्या है? अद्वैत है, दो नहीं है। कैसा है? बोले कुछ भी बोलूंगा तो सीमित हो जाएगा। इसे क्या बोले? नेति नेति, न इति न इति। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप कुछ भी पूछेंगे बोलेंगे ऐसा नहीं है। कैसा है? ऐसा भी नहीं है। क्या एक है? एक भी नहीं है, अद्वैत है।